हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मस्त हो? तो हम लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 10वीं क्लास का। ये 9th चैप्टर है और सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में चीज एक ही कॉमन है, एनसीईआरटी की बुक। और क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, पूछते हैं वही जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने इस प्रकार के कुल 8 चित्रों की पूरी बढ़िया तरीके से व्याख्या करने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहले आपको इन चित्रों के बारे में कमेंट में जरूर बताना है कि ये जो 8 प्रकार के चित्र है इसमें हमने बिंब को कहाँ कहाँ रखा है और कौन सा चित्र उत्तल दर्पण का है और कौन सा चित्र अवतल दर्पण का है। इस प्रकार से हमने 8 चित्र स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सबने कोशिश की। फिर हमने देखा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अनुप्रयोग यानी उनके उपयोग। और उसके बाद में हमने आरबीएससी के 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन किए हमने सीबीएसई के। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो और हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताओगे कि आपको ये क्लास कैसे लगी। इन चित्रों को समझने के लिए हमें सेकंड क्लास देखनी है। सेकंड क्लास देखने के बाद आप ये थर्ड क्लास देखोगे तो इस क्लास में एक भी डाउट आपके नहीं रहेगा। तो अब करते हैं इस क्लास को शुरू। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और गोलीय दर्पण जिस प्रकार से हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये है अवतल दर्पण। इससे देखेंगे किस किस परिस्थिति में किस किस प्रकार से अगर बिंब को रखे तो प्रतिबिंब बनता है। तो ये है दर्पण का ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। और इस प्रकार से अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का ध्रुव क्या होगा, ये मुख्य अक्ष क्या होगा, यहाँ पे होगा और वक्रता केंद्र हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो पहले करते हैं अवतल दर्पण में कि अगर हम बिंब को कहाँ कहाँ रख सकते हैं जिस प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है। तो सबसे पहले हम बिंब को रख सकते हैं अनंत पर। पहली स्थिति है अनंत पर हम बिंब को रखेंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। फिर दूसरी स्थिति होती है सी से परे यानी वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर मान लेते हैं। और तीसरी स्थिति क्या होगी, तीसरी स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। तो ये हो जाएगी तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति में देखिए, चौथी स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस के मध्य की स्थिति। यहाँ पे अगर आप बिंब को रखोगे तब प्रतिबिंब की अलग स्थिति प्राप्त होगी। पांचवी स्थिति में देखिए अगर हम क्या रख दें, फोकस पर रख दें, अगर हम बिंब को फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब की क्या होगी, जिस प्रकार से स्थिति प्राप्त होगी वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। और छठी स्थिति क्या हो सकती है, छठी स्थिति हो सकती है ध्रुव और फोकस के बीच। और अंतिम स्थिति अगर हम बनाना चाहे तो हम कह सकते हैं अगर हमने जो बिंब है वो ध्रुव पर रख दिया तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। तो ये 6 स्थिति होती है अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए हम इस तरफ तो बिंब नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ से हमने सतह को पॉलिश किया हुआ है। तो हम बिंब रख सकते हैं यहाँ पे। उत्तल दर्पण की एक स्थिति ये हो गई कि वस्तु जब अनंत पर है उस स्थिति में, और दूसरी स्थिति ये हो गई कि अनंत और ध्रुव के मध्य अगर हम क्या रख दे, वस्तु को रख दे तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो उत्तल दर्पण में केवल मात्र 2 स्थिति ही बन सकती है और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बन सकती है। अब हम अवतल दर्पण शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की और पहली स्थिति क्या है अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें आती है वो आती है सदैव मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये है मुख्य अक्ष आपका और इसके समांतर क्या है, ऐसे प्रकाश किरण आएगी। इधर देखिए अगर अनंत से आ रही है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या आएगी, ऐसे आएगी समांतर। ठीक है, और इसको हम ऐसे डैश डैश करके दिखा रहे हैं। और परावर्तन के पश्चात यह सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा ये है और जाने वाली प्रकाश की किरण की दिशा ये है। इसी प्रकार नीचे की तरफ भी अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है जो अनंत से आ रही है वो दर्पण पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस प्रकार का हमें बिंब जो अनंत पर है उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलता है, मुख्य फोकस पर मिलता है। जहां 2 प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जहां क्रॉस करेगी वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और बिंब से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी।
ठीक है। और 3 भी प्रकाश किरण ले सकते हैं, लेकिन जो चित्र है उसको स्पष्ट देखने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए हम 2 प्रकाश किरणों की सहायता ले रहे हैं। तो बिंब था अनंत पर, तो हमारी बिंब की स्थिति तो क्या थी, अनंत पर थी, और बिंब वैसे बड़ा भी था तभी तो हमें दिख रहा था। और प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या लिखेंगे हम, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है 5 स्थितियों में वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा होगा, क्योंकि उल्टा हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रकृति क्या है, वास्तविक, और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा दिखेगा। दूसरी स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का आकार या साइज। तो प्रतिबिंब का आकार देखिए क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे अगर क्रॉस करेंगे तब तो प्रतिबिंब का आकार कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन देखो इसका क्रॉस कहाँ हुआ है, इन प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को कहाँ काटा है, मुख्य अक्ष पर ही काट दिया। तो इसलिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बन रहा है बिंदुवत, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं बिंदुवत या अत्यंत छोटा, छोटा हो गया। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, आप कह सकते हो अनंत पर अगर वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं फोकस, या आप कह सकते हो मुख्य फोकस, फोकस एफ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 प्रकाश किरणों की सहायता से हमने प्रतिबिंब निर्माण कर लिया। और अब हम देखेंगे जब वस्तु दूसरी स्थिति में कहाँ होगी, वस्तु दूसरी स्थिति में होगी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो दूसरी स्थिति में जब वस्तु का हो अनंत, वह वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु हमने ले रखा है या बिंब ले रखा है, तो उस स्थिति में देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार का बन सकता है। तो हमें सबसे पहले एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण क्या करनी पड़ेगी, आपतित करनी पड़ेगी। ये मुख्य अक्ष है एक्स एक्स डैश। तो जब हम समांतर प्रकाश आपतित करेंगे मुख्य अक्ष के, ये वाली प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और अवतल दर्पण में क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो अवतल दर्पण में जब आपतित होगी तो ये सदैव क्या होगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्योंकि जब हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रतिबिंब निर्माण के जो 4 नियम थे उसमें यही पहला नियम था, तो पहला नियम था और पहले नियम का हम यहाँ पे कर लिया हमने उपयोग। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति वहां पे हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि जब प्रकाश किरण क्या करती है, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो सदैव उसी बिंदु से वापिस गुजर जाती है। तो अगर हम बनाना चाहे तो क्या ले सकते हैं, हम वक्रता के अंदर प्रकाश किरण आपतित करेंगे और परावर्तन के पश्चात वापस वो उसी दिशा में लौट जाएगी। तो इस दर्पण को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मानिए कि हम ये वक्रता के अंदर ले रहे हैं और यहाँ से प्रकाश किरण आपतित की और दर्पण पर यहाँ पे टकराई, ठीक है, और इसी रास्ते वापस लौट गई। तो देखो कहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दोनों प्रकाश किरणें एफ और सी के मध्य एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, तो हमें यहाँ से ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो आप एक एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये मान लो ए बी है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। यानी जो प्रति पिछला जो हमारा था उसमें हमें पता नहीं चल रहा था कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है। लेकिन इससे देखो हम दिख रहा है कि जब आपने बिंब ऐसा रखा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे लाइन हमने खींची है। तो इस स्थिति में तो प्रतिबिंब की देखो स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक, और बिंब से थोड़ा सा छोटा आकार का बनेगा, ठीक है। ये स्थिति होगी। अगर आप एक लाइन और खींचना चाहते हो तो कैसे बन सकती है लाइन, इस प्रकाश किरण को फोकस पर गिराओ और फोकस पर जब गिरेगी वापस से परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये भी हमने नियम पढ़ा था। लेकिन 2 प्रकाश किरणों की सहायता से हम आसानी से चित्र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंब की प्रकृति। तो बिंब की प्रकृति वही थी, क्या थी, वास्तविक, ठीक है। और वास्तविक होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा हमेशा। और प्रतिबिंब का आकार या साइज कैसे होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा, क्योंकि बिंब से थोड़ा छोटा ही बनेगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के मध्य। तो आप लिख सकते हो एफ में सी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारे 2 वस्तुओं की स्थिति देखकर हमने 2 प्रतिबिंब बना लिए। अब देखते हैं तीसरी स्थिति, नंबर 3, जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो अब हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है? अब हमें वस्तु को रखना है तीसरे नंबर स्थिति में, वक्रता केंद्र पर रखना है। एक लाइन तो हम बनाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण की, तो ये हमने लाइन बना दी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण की। ये लाइन तो सामान्य लाइन है, ये तो हमें बनानी ही है, ठीक है। मान लो कि जब आपने प्रतिबिंब को जब आपने बिंब को रख दिया है वक्रता केंद्र पर, तो उससे एक प्रकाश किरण निकली और वो दर्पण से टकरा कर क्या आएगी? अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो सदैव कहाँ से निकलेगी? सदैव मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण के लिए आप ये कर सकते हो कि इसको आप मुख्य फोकस पर आपतित करा सकते हो और ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों प्रकाश किरणें क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये दो प्रकाश किरणें हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई मुख्य अक्ष के और फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। फिर दूसरी प्रकाश किरण को हमने फोकस पर आपतित करा दिया, तो वो जब दर्पण से टकराई और फिर वो क्या होगी? समांतर होगी मुख्य अक्ष की। ये दोनों नियम हमने पिछली कक्षा में देखे थे। अब जब इन दोनों को हमने मिलाया तो हमें सी पर ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। जितने आकार का बिंब है उतने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। बिंब कैसा था? सीधा था। और प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। उल्टा तो होगा, वो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो इस प्रकार से हमारी तीसरी स्थिति में क्या मिल रहा है हमें? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी। प्रतिबिंब का साइज आप कह सकते हो बिंब के आकार का। प्रतिबिंब कितना है? प्रतिबिंब कितना बड़ा है? प्रतिबिंब कह सकते हैं हम बिंब के आकार का है, ठीक है। प्रतिबिंब है बिंब के आकार का। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वक्रता के अंदर सी पर। इस स्थिति पूरी हुई और अब हम क्या करेंगे? बिंब को और इधर सरकाएंगे, प्रतिबिंब और पीछे होता जाएगा। शुरुआत में हमने बिंब को अनंत पर लिया था, प्रतिबिंब एफ पर बना। फिर हमने सी और अनंत के मध्य लिया था, तब प्रतिबिंब एफ और सी के मध्य बना। अब हमने बिंब को कहाँ पर रख दिया? सी पर रखा, तो प्रतिबिंब सी पर ही बन गया। अब हम बिंब को सी और एफ के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब सी से कहाँ बनेगा? बाद में बनेगा। तो देखते हैं चौथी स्थिति। नंबर 4 स्थिति कौन सी है? जब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य अगर आप बिंब को रखोगे तो देखिए किस प्रकार से हमें यहाँ पे बिंब को रखना है। और बिंब मान लीजिए ये हो गया ए बी। और एक प्रकाश किरण तो हमें सदैव क्या करनी है? प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के सदैव क्या करनी है? समांतर आपतित करनी है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी प्रकाश किरण और वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो ये एक प्रकाश किरण मिल गई और हमें बनाना है प्रतिबिंब, तो इसके लिए हमें एक प्रकाश किरण और चाहिए। तो दूसरी प्रकाश किरण किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? और दूसरी प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं हम फोकस पर। तो जिस प्रकार से अगर हम फोकस पर प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। इस किरण को आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे ये दोनों किरणें क्या करेगी? प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होगी और हमें यहाँ पे प्रतिबिंब मिलेगा जो होगा उल्टा और वास्तविक होगा और बिंब से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति प्राप्त हो रही है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक। वास्तविक है वो उल्टा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक है और उल्टा। बिंब का आकार है बिंब से बड़ा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें? सी और अनंत के मध्य। तो सी व अनंत के मध्य में हमें प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये होगी हमारी चौथी स्थिति जिसमें बिंब को हमने रखा था सी और एफ के मध्य और प्रतिबिंब हमें मिला सी और अनंत के मध्य और बड़ा मिला और उल्टा और वास्तविक मिला। तो अब हम देखते हैं अगली स्थिति। पांचवी स्थिति क्या है? जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो। तो अब हम क्या करेंगे? बिंब को कहाँ पे रखेंगे? फोकस बिंदु पर रखेंगे। इस प्रकार से हमने बिंब को फोकस बिंदु रख दिया। तो हमें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें। तो एक प्रकाश किरण हमने क्या ले ली? मुख्य अक्ष के समांतर ले ली। और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो सदैव क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण इधर चली गई। और दूसरी प्रकाश किरण हम ये मान रहे हैं कि कहाँ से आ रही है? वक्रता के अंदर से आ रही है। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये एक प्रकाश किरण आ रही है इधर से, ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगी? उसी बिंदु से वापस होकर गुजरती है।
तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे आती हुई हमें दिख रही है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो हम क्या मानेंगे, ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर है, और हम ये मानेंगे ये कहीं अनंत पर जाके एक दूसरे से मिलेगी। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा, और प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा आकार होगा प्रतिबिंब का, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर। हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। ये होगी पांचवी स्थिति। अब हम देखेंगे अंतिम छठी स्थिति, जिस स्थिति में हम वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के मध्य। अब अंतिम छठी स्थिति है जब वस्तु ध्रुव व फोकस के मध्य हो। तो अब हम क्या करना है, हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है, वस्तु को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण हमेशा क्या होगी, कहाँ से आपतित होगी, प्रकाश किरण आपतित होगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है इस स्थिति से। और परावर्तन के पश्चात वो सदैव कहाँ से होकर गुजरेगी, वो परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस प्रकार से आपतित हुई और इस प्रकार से गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण अगर आप कह रहे हो तो हम सी से इस पर प्रकाश किरण डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये सी है, तो इससे अगर हम यहाँ पे प्रकाश किरण को आपतित करा रहे हैं, तो हमें ये प्रकाश किरण अगर इसको पीछे मिलाए, क्योंकि सी से जाने वाली प्रकाश किरण तो क्या होगी, वापिस सी पर ही आ जाएगी। और ये अगर इसको पीछे मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि ये फैलती जाएगी, ठीक है। ये प्रकाश किरण क्या होगी, फैलती जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे मिलाएं तो उस स्थिति में देखो कि हमें कहीं पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी, और जहाँ पे मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। और ये है हमारा प्रतिबिंब का जो आकार है, साइज है। इस प्रकार से देखो ये ए बी है, और ये हो गया ए डैश बी डैश। तो बिंब है इस प्रकार का, उसी प्रकार का प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा बिंब के आकार से बड़ा। और प्रतिबिंब के जो स्थिति होगी वो क्या होगी, दर्पण के पीछे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब प्रकृति हमें बदलनी पड़ेगी, प्रकृति होगी आभासी, क्योंकि अब प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इस लाइन को हम ऐसे डैश डैश करके भी दर्शा सकते हैं। प्रतिबिंब पीछे बनता हुआ दिख रहा है, आभासी है और सीधा है, ये भी हमें दिख रहा है। प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, बिंब से बड़ा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे। कहने के लिए हम ये कह रहे हैं कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। हालांकि ये है कि दर्पण के अंदर हमें पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा। तो ये स्थिति होगी अवतल दर्पण की। और अब हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण की स्थिति। और साथ साथ में आप उतारते जाओ, वैसे बुक में भी ये दे रखा है, लेकिन प्रतिबिंब निर्माण का टॉपिक है ये, इससे कुछ बहुत बनते हैं। उत्तल दर्पण के लिए जो दो स्थितियां बन रही है, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो पहली स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रकाश किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी इस प्रकार से, और वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ऐसे फैल जाएगी। यानी ये जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगी, अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए प्रकाश किरण दूसरी भी चाहिए। तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, फैल गई। लेकिन हमें यहाँ पे जो एक तरीके से प्रतिबिंब बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश किरणें फैलती जा रही है। तो अगर हम प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाएं तो देखते हैं कि प्रकाश किरणें कहाँ पे मिलती है और कहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो जब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो देखिए थोड़ा सा हमें इस चित्र को एडजस्ट करना पड़ेगा। जब इसको पीछे मिलाएंगे तो हमें इस प्रकार से पीछे लाइनें खींचनी पड़ेगी, और ये ऐसी लाइनें पीछे खींचनी पड़ेगी। तो जहाँ पे ये प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी वो क्या होगा, वो हमारा होगा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। और ये प्रकाश किरणें फोकस बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, या ऐसे मान लीजिए हमें आत्म फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए वस्तु का आकार तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार के एकदम बिंदुवत है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस बिंदु बनेगा। और प्रतिबिंब बनेगा कैसा, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा होता है आभासी व सीधा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम यहाँ पे लिखेंगे, वो होगी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी होता है वो सदैव क्या होता है, सीधा।
अभी तो आपको शायद नहीं दिख रहा, लेकिन जब दूसरा हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब हमें जो प्रतिबिंब बनता मिलेगा वो होगा सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बिंदुवत। बिंदुवत यानी बहुत छोटा आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस पर। इस प्रकार से हमारा उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमें मिल गया। पहली स्थिति के लिए जब बिंब कहाँ पे हो? अनंत पर हो और प्रतिबिंब हमें मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी स्थिति क्या है? जब आप क्या कर रहे हो? वस्तु को कहाँ पे रख रहे हो? अनंत में ध्रुव के मध्य रख रहे हो। तो देखिए अनंत है इधर और ध्रुव है ये, कहीं पर हम यहाँ पे मान लेते हमने यहाँ पे वस्तु को रख दिया है। तो एक प्रकाश किरण तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करानी ही है चित्र बनाने के लिए। तो मुख्य अक्ष के ये समांतर आपतित करा दी और परावर्तन के पश्चात ये उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो इधर इस दिशा में ये प्रकाश किरण चली गई। अब दूसरी प्रकाश किरण हमें ऐसे दिखानी है कि मान लीजिए वो सी से आती हुई प्रतीत हो रही है और अगर इसको आप पीछे मिलाओगे, तो अगर आप इसको पीछे मिलाओगे तो ऐसे हमें लगेगा कि ये प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी प्रकाश किरण हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि हमें लगेगा सी पर आपतित हो रही है और सी पर आपतित होगी तो वापस उसी दिशा में चली जाएगी। तो इसे थोड़ा सा हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा इस चित्र को बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो मान लीजिए ये सी है और यहाँ से हमें एक ऐसी लाइनें बनानी है, ठीक है। हमें थोड़ा सा इस चित्र में हमेशा क्या करना पड़ता है? व्यवस्थित करना ही पड़ता है अपने तरीके से। तो ये इस तरीके से हमें बनता दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा स्केल से अगर सही बनाओगे तो जरूर ये लाइन एकदम सीधी बन जाएगी। चलो एक बार वापस कोशिश करते हैं बनाने की। ये हमने इस तरीके से बनाया इधर, ठीक है। इधर हमने ये लाइन खींची और इसको इधर मिला दिया। इस तरीके से थोड़ा बहुत मिलता हमें प्रतीत हो रहा है और इस लाइन को क्या कर दिया? डैश 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 ऐसे कर दिया। तो ये देखिए कि कहाँ पे आपतित हो रही है प्रकाश किरण? वक्रता के अंदर प्रकाश किरण आपतित हो रही है और वापस उसी बिंदु वहीं से वापस गुजरती हुई हमें प्रतीत भी हो जाएगी। लेकिन जब इसको हम पीछे मिलाएंगे और इसको जब पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों का क्या बनता हुआ दिख रहा है? हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, जो क्या होगा? बिंब से छोटा होगा। अब देखिए ये सीधा है तो प्रतिबिंब देखो कैसा सीधा है, लेकिन छोटा है। और सीधा होता है वो हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। और जो ये कहाँ पे बन रहा है? ये ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है। तो पहली स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी सीधा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा, यानी बिंब से छोटा तो बनेगा ही। और स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की? स्थिति होगी प्रतिबिंब की पी व एफ के मध्य, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनता हमें प्रतीत होगा। ये पूरी प्रक्रिया हमारी हो चुकी है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है और वहां से आरबीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। जिस प्रकार से ये टॉर्च है तो देखो होगा क्या है? इस प्रकार से इसमें लाइट जलेगी, ठीक है। और देखो इसमें हो क्या रहा है कि जो टॉर्च है उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो एक तरीके से अवतल दर्पण का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाहर में थोड़ी सी वो एक तरीके से लाइट निकली हुई है। तो जब लाइट को आप क्या करते हो? चालू करते हो तो उस स्थिति में प्रकाश पीछे की तरफ जाता है। पीछे तरफ जाकर क्या होता है? पीछे टकरा कर वापिस क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। मतलब समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है हमें। तो इस प्रकार टॉर्च में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट, जैसे मान लो बॉर्डर का एरिया है तो वहां पे रात के समय तो हम क्या कर सकते हैं? गश्त नहीं लगा सकते। तो उस स्थिति में क्या होते हैं कि बड़े बड़े सर्च लाइट होते हैं। तो लाइट तो आगे लगी होती है लेकिन उसके पीछे एक तरीके से क्या होता है? अवतल दर्पण का हिस्सा जुड़ा होता है। तो वो जैसे ही लाइट जलेगी तो प्रकाश पीछे आएगा, टकरा कर वापिस समांतर हो जाएगा। तो प्रकाश बहुत दूर तक जाता है और दूर तक हम देख पाते हैं। इसी प्रकार से वाहनों के अग्रदीपों में, तो वाहन अग्रदीप है, जो जो गाड़ियां हैं उनके जो सामने वाली लाइट होती है, मोटरसाइकिल सामने वाली लाइट होती है, तो वहां पर भी क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण से हम समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। आगे है सेविंग दर्पण में। तो हमें जो सेविंग दर्पण है, हमें मुंह का बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, ठीक है। जब दाढ़ी करते हैं, आप तो नहीं करते होंगे, आपके पिताजी करते हैं, आपका कोई बड़ा भाई है वो करता होगा, दर्पण होता है। तो वो दर्पण अवतल दर्पण होता है और वो अगर आप क्या करोगे? बिंब को कहाँ पे रखोगे? फोकस और ध्रुव के मध्य रखोगे तब आपका आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो शेविंग दर्पणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही दंत विशेषज्ञ द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमें दांत का बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, इसलिए अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं वहाँ पे,
ठीक है। और सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सौर भट्टियां क्या होती है कि कहीं खाना पकाना है तो उस स्थिति में क्या होता है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या कर एकत्रित कर लेता है। यानी अन्न से जो प्रकाश किरण आ रही है वो कहाँ पे आके एकत्रित होगी, फोकस पे एकत्रित होगी। तो एकत्रित हो जाएगी तो खाना पकाने या अन्य क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान होगी। एनर्जी एक जगह क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। तो इस तरीके से अवतल दर्पण के ये उपयोग हो गए। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, सामान्य उपयोग क्या है, वाहनों के पृष्ठ दृश्य यानी विंग दर्पणों में। तो इसमें क्या होता है, जो वाहन है और जैसे कार मान लो चाहे मोटरसाइकिल मान लो, तो उसके जो साइड के जो कांच होते हैं, जिस ड्राइवर के साइड होता है और ड्राइवर की इस साइड होता है, दोनों तरफ जो कांच होते हैं, तो ड्राइवर क्या करता है, अपने पीछे जो गाड़ियां आ रही है उनका सीधा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता है। और जो उत्तल दर्पण है वो क्या करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र का जो बिंब है, बहुत बड़े क्षेत्र का जो बिंब है उसका प्रतिबिंब छोटे शीशे बना के दे देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि पीछे कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसकी रफ्तार किस तरीके से है। तो ये हुए उत्तल दर्पण के उपयोग। और अब हम देख रहे हैं आरबीएससी 2023 में और 2022 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोले दर्पण का नाम लिखो। किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इन दोनों का आंसर क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो गाड़ी होती है, ड्राइवर के साइड जो कांच होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है, पीछे वाले हिस्से का जो प्रतिबिंब उस कांच के अंदर देख सकते हैं। तो दोनों का उत्तर उत्तल ही दर्पण है। तो इस तरीके से 2023 और 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अलग तरीके से पूछा गया। पूछा तो उत्तल दर्पण के बारे में गया, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव व मुख्य फोकस मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। तो ये हमने अभी बनाया था कि क्या है, अवतल दर्पण है। तो भाई फटाफट अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, मान लो ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। तो आपने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे आपने बिंब रख दिया। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे इसका जाते हुए प्रतिबिंब बनेगा, अभी हमने बनाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा आया है वो आपको करना है, शायद 2021 का है। 2021 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरबीसी में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीधे सीधा अवतल दर्पण पर ही है, ठीक है, कि एक मान लो बिंब है वो एफ पर रखा गया है, मतलब फोकस बिंदु पर रखा गया है, और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और किस तरीके से एक प्रतिबिंब बनेगा वो आपको बनाना है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यह अभी हमने देखा था। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था, एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है ना आर, आर का मान है 14 सेमी। तो इसकी क्या पूछी गई, इसकी फोकस दूरी पूछी गई है। तो हमें पता है कि जिस प्रकार से हमने देखा था पिछली क्लास में कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो f बराबर फोकस दूरी बराबर क्या होगा, आर बट्टा 2। आर का मान कितना है, 14, 14 बटा 2 है ना 7 सेमी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। तो एक सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेपर शायद 2030 का या 2022 का है। तो ये चित्र दिया हुआ है और इस चित्र की सहायता से हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रतिबिंब को पूरा करो या चित्र को पूरा बनाओ। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, इस चित्र को पूरा करना है। दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज और स्थिति बतानी है। तीसरी स्थिति में कार्तीय चिन्ह प्रणाली का प्रयोग करके हमें प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह बताना है। तो ये जो आया है क्वेश्चन, ये हम अगला जब आएगा हमारा लेक्चर उसमें आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन आ चुका तो इसको यहाँ पे भी समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की कौन सी स्थिति में बिंब रखा गया है, उत्तल दर्पण की दूसरी स्थिति में बिंब रखा गया है, जहाँ पे हमने बताया था कि अनंत और ध्रुव के मध्य अगर बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। उसके लिए एक प्रकाश किरण तो हमने मुख्य अक्ष की क्या कर दी, समांतर आपतित कर दी, और वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, इधर इधर चली जाएगी। और हमें अगर इसको पीछे मिलाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रही है, ध्रुव ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस स्थिति में ये आपका चित्र पूरा हो चुका, खाली एक लाइन खींचनी थी और इस लाइन को पीछे बढ़ाना था। तो जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं वहां पे ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है मान लो बिंब और ये है प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है,
वही हमें लिखना है वापस। प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी, और आभासी होगा जो होगा सीधा, और साइज क्या है, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा साइज का है प्रतिबिंब। और स्थिति क्या है, स्थिति है ध्रुव यानी पी व फोकस के मध्य, ये स्थिति हो गई। अब अंतिम इसका सी नंबर है, ये सी अंतिम इसका सी है, कार्तीय चिन्ह प्रणाली का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह बताना। तो देखिए बहुत ही सरल सा इसका आंसर क्या है, अगर हम आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी नाप रहे हैं, और दूरी हमेशा कहाँ पे नापनी है, हमें दूरी हमेशा नापनी है ध्रुव से, यानी ये हमारा मेन बिंदु है, इससे हम इस दिशा में दूरी नाप रहे हैं और आपतित प्रकाश की दिशा भी ऐसी है, तब तो आपके द्वारा नापी गई दूरी धनात्मक। और इससे अगर हम इस दिशा में दूरी नाप रहे हैं और आपतित प्रकाश की दिशा इस दिशा में है, तो आपकी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब दूरी पूछा गया, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, और ये आपकी हो जाएगी प्रतिबिंब दूरी। तो हम ध्रुव से हम इस दिशा में दूरी नाप रहे हैं, तो प्रतिबिंब दूरी क्या है, धनात्मक है। अगर आपको पूछ लेते बिंब दूरी, तो आपको क्या करना पड़ता, हम ध्रुव से इस दिशा में जाते उल्टी दिशा में, तो वो क्या हो जाती, ऋणात्मक। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है सीबीएसई का। अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी है, तो क्वेश्चन करने में आएगा हमें और मजा। अंतिम क्वेश्चन है सीबीएसई का, उसमें हमें चित्र दे रखा है और एक बड़ा सारा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण ले रखा है, और अवतल दर्पण की सहायता से हम सूर्य की प्रकाश किरणों को क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। और वो सूर्य की प्रकाश किरण क्या होगी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो फोकस पर क्या होगी, वो केंद्रित होगी। तो हमें एक कागज पर सूर्य से आने वाली अप्रकाश किरणों को एकत्रित करके अवतल दर्पण की सहायता से प्रकाश किरणों को एकत्रित करना है, और सूर्य का एक तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो वो पूरी लाइनें नीचे स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसका आगे का पार्ट है वो हमारा काम का है, मतलब हमें उस प्रक्रिया के द्वारा ये चित्र मिला है, और हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है, और तीसरे क्वेश्चन के अथवा में एक क्वेश्चन और है, वो भी 2 नंबर का है। लेकिन जो इसका सी का जो अथवा क्वेश्चन है, वो हमारा अगला लेक्चर आएगा, उस लेक्चर को करने के बाद वो क्वेश्चन हम आसान से कर पाएंगे, लेकिन आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो अब हम देखते हैं इस प्रक्रिया को। तो जैसा कि आपको पता है कि जब बिंब अनंत पर होता है, तो उसकी प्रकाश किरणें सदैव क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो हमने इस प्रकार से 2 ऊपर प्रकाश किरण आपतित की मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर वो फोकस बिंदु से होकर गुजरी, और इसी प्रकार से नीचे 2 प्रकाश किरण आपतित की, और वो भी फोकस बिंदु से होकर गुजरी। तो अनंत पर था हमारा बिंब, और प्रतिबिंब कहाँ मिला हमें, जहाँ पे ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी मुख्य फोकस पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, जो सूर्य का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। ठीक है। और अब हम क्या पूछा गया, हमें पूछा गया अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोगों की सूची बनाई, यानी अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, उस 2 का आपको नाम बताना है कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हो, शुरू में हमने देखा भी था ये अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दर्पण और फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि एक तरीके से दर्पण मतलब यहाँ से यहाँ तक की आप कह सकते हो पी एफ कितनी है, पी एफ है 15 सेमी। ठीक है। और हमें क्या पूछा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी हमें निकालना क्या, एक तरीके से पी सी निकालना है। और पी एफ क्या है, पी एफ है स्मॉल एफ, और पी सी क्या है, पी सी है वक्र त्रिज्या आर। देखो आर बराबर क्या होता है, 2f, यानी 2 इंटू एफ का मान कितना है 15। तो इस तरीके से वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी पी सी का मान आप कह सकते हो, या आर का मान कितना हो जाएगा 30 सेमी। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। और अंतिम देखिए सी क्या है, यदि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित किसी बिंब के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के प्रकार को दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। तो इसका हम यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। आप हमने अभी डिस्कस किया था, क्या चित्र था बताइए, कि ये है अवतल दर्पण है, और ये है ध्रुव, और ये है फोकस, और आपने बिंब यहाँ पे रख दिया, ऐसा इस क्वेश्चन में बता रखा है। इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा,
सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और बिंब से बड़ा आकार का बनेगा। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता है और एक प्रकाश किरण हमेशा क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई और वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और हमने मान लिया कि यहाँ पे है सी यानी वक्रता केंद्र, और सी से भी हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित करी। तो इसको पीछे मिलाएंगे तो ये प्रकाश किरण हमें कभी कहीं पे भी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन अगर इसको दर्पण के इस तरफ मिलाएंगे, दर्पण के पीछे मिलाएंगे, तो हमें कहीं पे यहाँ पे प्रतिबिंब बनता प्रतीत होगा और ये किरणें एक दूसरे क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस प्रकार का चित्र हमें बनाना था। ये था 4 नंबर का आपका सीबीएसई का क्वेश्चन, जो बहुत ही सरल और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ था। पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो पूछा एकदम सिंपल साधारण सी बातें थी। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।